Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to share section B for ICSE Class 10 Chemistry Specimen Paper for the year 2023-24 as I already shared a video with you for section A. In section B, as you know, we have 6 questions. Out of these 6 questions, you need to attempt only 4 questions. So question number 3 here, part 1 is identify the reactant and write the balanced equation for the following. First part is nitric acid reacts with compound Q to give a salt कैल्शियम नाइट्रेट. तो इसमें नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड एक कंपाउंड क्यू के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें एज अ रिजल्ट यानी एज ए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट मिल रहा है. तो कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, साथ में वाटर है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है. तो ये हमें क्वेश्चन में हिंट दिया गया है. तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब रिएक्टेंट में बन क्या रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट, और हमने फोकस कहाँ करना है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है. अब आपको पता है जब भी एक मेटल किसी भी कार्बोनेट के साथ करता है, यानी कि मेटल का कार्बोनेट बना, यहाँ पर आपको पता है कि वो सॉल्ट बनाएगा. किसका बनाएगा? मेटल का कार्बोनेट, नाइट्रिक मेटल नहीं, मेटल का कार्बोनेट. अगर हम मेटल का कार्बोनेट लेते हैं या हम बाई कार्बोनेट भी लेते हैं और नाइट्रिक एसिड के साथ उसको ट्रीट करवाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड का यहाँ नाइट्रेट आ जाएगा. तो इसके रिएक्टेंट में हमें क्या मिलेगा, उसी मेटल का नाइट्राइट, उसी मेटल का नाइट्रेट और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमें मिलना है अगर यहाँ पर मेटल का कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट भी है, HCO3 है, तब भी मिलेगा. तो इट मीन्स क्यू हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड तो है ही है, क्यू क्या बना, मेटल का कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी हो सकता है, बट यहाँ पर मेटल कौन है, कैल्शियम है, तो इट मीन्स वो कैल्शियम का ही होगा. तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम का बाई कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस जो है, ये हमारा क्यू का आंसर है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसी के अंदर एक और पार्ट है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. तो बैलेंस्ड इक्वेशन इसके लिए क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और उसको जब हम नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अभी हमने देखा कि कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट और ट्वाइस हो जाएगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. हाँ, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 है तो कार्बोनेट के यहाँ पर 2 है और कैल्शियम का यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है, तो हमें यहाँ पर 2HNO3 लगाना पड़ेगा और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. तो ये हमारे पास ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी. सेकेंड पार्ट में पूछा गया व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एग्जिबिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पहला पार्ट है इसमें, इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड को जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है. कौन सी प्रॉपर्टी के लिए हम एक बार के लिए प्रोडक्ट लिख लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए, हालांकि वहां आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के नंबर मिल जाएंगे, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, और साथ में आपके पास यहाँ HCl बन जाएगा. तो यहाँ पर कौन सी नेचर शो हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की कौन सी नेचर है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड की नॉन वॉलेटाइल नेचर. आपको पता है ये बुक में बहुत बार ये लाइन आपने पढ़ी है कि सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही है जो नॉन वॉलेटाइल है, बाकी तीनों एसिड जो हम पढ़ते हैं वो वॉलेटाइल हैं. तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉलेटाइल एसिड. आप देख रहे हैं यहाँ पर HCl बन रहा है तो ये वॉलेटाइल एसिड बन रहा है यूजिंग ए नॉन वॉलेटाइल सल्फ्यूरिक एसिड. लाइक इससे हम HCl भी बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बन सकता है, एसिटिक एसिड भी बन सकता है. तो कोई भी रिएक्शन आएगी तो नेचर कौन सी शो हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की, नॉन वॉलेटाइल. बी पार्ट में व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर. तो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम नीचे CONC लिख देते हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर के साथ. तो क्या करेगा, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट बना देगा और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी. यहाँ पर कौन सी नेचर शो हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर क्या बन के शो कर रहा है अपनी नेचर. तो सल्फ्यूरिक एसिड नेचर यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो थर्मल डिकम्पोजिशन पे यहाँ पर हमारे पास यील्ड कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, जो इसकी बनती है उसी की वजह से ये मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो कॉपर को इसने कॉपर सल्फेट बना दिया, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर आप लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है ये शो हो रही है. आपको इसके नेचर के नंबर लिखने भी मिल जाएंगे, मैंने आपको समझाने के लिए रिएक्शन यहाँ पर दी है. In third part, the electron affinity of an element X is greater than that of element Y.
तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ y। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज while converting to anion of x। तो इट मीन्स यहाँ पर ये है क्या है, उसकी एनर्जी रिलीज है कि कितनी उसने एनर्जी रिलीज की है, वो उसकी एनर्जी रिलीज ऑफ x ग्रेटर देन है y से, तो एनर्जी रिलीज आ रहा है। इस रिलेशन में क्वेश्चंस दिए गए हैं पार्ट 1 में, हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ x लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ y। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी x की ग्रेटर देन आ जाएगी y से। आपने उस तरफ भी ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखना है। बी पार्ट में कंपैरिजन मांगा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप सबको पता है ये उस तरफ राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप x की बोलोगे तो वो भी ज्यादा ही होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन समझ आएगी तभी आप ये वाले आंसर्स दे पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो वो भी x की ज्यादा ही होगी y से। सी पार्ट में पूछा गया है स्टेट वेदर x इज लाइकली टू बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ y इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप बताइए x जो है वो सारी चीजों से क्या शो हो रहा है कि x जो ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का है, तो x की नेचर जो है वो मोर नॉन मेटेलिक है, और नॉन मेटेलिक अगर है तो पीरियोडिक टेबल में वो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? ऑब्वियसली वो राइट में होगा। तो x शुड बी प्लेस्ड टू द राइट ऑफ y इन द पीरियोडिक टेबल, उसके राइट हैंड साइड में होगा, तभी वो उससे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, तभी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। फोर्थ पार्ट में आपके पास आ रहा है ट्रू और फॉल्स के लिए। तो ट्रू और फॉल्स के लिए स्टेटमेंट दी गई है आपको, इन एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड द केटायन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस दैट कम्स आफ्टर इट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको कि क्या वो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में? अगर मैं केटायन बना रही हूँ, केटायन जो है वहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लेगा? केटायन कौन है? जैसे मैग्नीशियम है, तो मान लेते हैं मैग्नीशियम है Mg2+ है, अब उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दिए, तो देने के बाद वो क्या बन गया? कौन सी गैस बन जाएगा? पिछली गैस बनेगा ना, 2 दे देगा तो पिछली इनर्ट गैस बनेगा, अगली नहीं बन सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम लिखेंगे केटायन फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन गेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस दैट कम्स बिफोर इट। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट फॉल्स लिख के बाकी क्या में बिफोर वर्ड आप डाल देंगे, आफ्टर नहीं होगा, बिफोर होगा इन द पीरियोडिक टेबल। आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आपके लिए है, उसके मार्क्स नहीं है, आपको बिफोर के ही मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड पार्ट में इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड PQ2 एटम P गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच एटम ऑफ Q। तो P जो है वो Q को भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, मतलब 2 Q को दे रहा है। द कंपाउंड PQ2 इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पूछा गया हमारे को। अब P इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब मेटल तो P है, और दे रहा है 2 Q को, यानी कि दोनों ये नॉन मेटल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ गया कि ये शेयर कर रहा है। तो शेयर कौन से बॉन्ड में होता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में कि इन द सॉलिड स्टेट इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम सबको पता है कि सॉलिड बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइम पे बहुत स्ट्रांग होता है, उसको वीकन करना सॉलिड फॉर्म में तो पॉसिबल नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप स्पेशली साथ में मेंशन कर दीजिए इन द सॉलिड स्टेट, हाँ इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाएगा, बट अभी के लिए नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी का बी पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो पहले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का देखिए कि कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल। कार्बन का कितना होता है 12, और 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 2 इंटू 16 कितना आ गया 12 प्लस 32, इट मीन्स 44। तो 44 ग्राम जो है वो इसके 1 मोल का मास हो गया। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया गया, 22 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 44 ग्राम मिलके तो हमारा 1 मोल बन रहा है, 1 ग्राम मिलके हमारा 1/44 बन जाएगा, और क्वेश्चन में 22 ग्राम दिया गया है तो कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 1/4 यानी कि हाफ मोल। तो हाफ मोल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि अगर हमें सिर्फ 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है तो वो उसका सिर्फ हाफ मोल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
In question number 4, part 1, the following questions relate to the extraction of aluminium by electrolysis. Metallurgy chapter का question है, name the other aluminium containing compound added to alumina. किसको हम alumina में add करते हैं? वो है cryolite. Cryolite को हम add करते हैं Na3AlF6. इसको ऐड किया जाता है एल्यूमिना के अंदर. आप सबको पता है इट लोअर्स द फ्यूजन टेम्परेचर, इसके अलावा इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी. अगर रीजंस भी पूछे जाते तो. बी पॉइंट में हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में, गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड. अब कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है, ये आप सबको पता है. प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज यहाँ पर किसका होगा? कैथोड पे जो लोअर होगा इसी सीरीज में. और लोअर कौन है इसके अंदर? एल्यूमिनियम है. तो क्या रिएक्शन बन जाएगी? 4 एल्यूमिनियम 3+ हम बैलेंस फॉर्म में ही लिख रहे हैं, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे और साथ में हमारे पास 4 यहाँ पर एल्यूमिनियम के एटम्स बन जाएंगे. तो कैथोड पे ये रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे और कैथोड पे आपको पता है मेटल नहीं जाना होता है. सेकेंड पार्ट में हम आए तो फिर से आपके पास मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल आ रहा है. A gas cylinder of capacity 40 dm cube is filled with gas, the mass of which is 20 ग्राम. तो उसका मास हमें 20 ग्राम दिया गया है. वॉल्यूम हमारे पास 40 dm क्यूब दी गई है और मास जो है वो 20 ग्राम है गैस X के लिए. अब दूसरे पार्ट में इसने दिया व्हेन द सेम सिलेंडर, वही सिलेंडर है यानी उसकी कैपेसिटी वही रहेगी, इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम. फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. तो रिलेटिव मास के लिए हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हमें पहले रिलेटिव वेपर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. रिलेटिव वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है? मास ऑफ जो भी हमने ऊपर गैस ली हुई है, मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ जो भी गैस यहाँ पर है, जैसे कि गैस X है, डिवाइडेड बाय दूसरी जो हमने लेना है, कंपैरिजन किससे लेना होता है? हमेशा उतनी ही वॉल्यूम किसका? हाइड्रोजन गैस का. तो हाइड्रोजन H2 गैस का हम लेंगे. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसकी कितनी है? 20 ग्राम मास दिया गया. तो ये मास उसका है और इसके लिए हमारे पास कितना है? 2 आ जाएगा. तो कितना आ गया आपके पास टोटल? यहाँ पर वेपर डेंसिटी 10 आ जाएगी. ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं. अब इसके अलावा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप सबको पता है RMM का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी. तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी हमने कैलकुलेट किया, 10 आ जाएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 20. तो आपके पास क्वेश्चन है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस इज 20. Third part, give balanced equations for each of the following. A part is action of warm water on aluminium nitride. तो aluminium nitride warm water में अगर हम डालेंगे तो ये है कहाँ पर है? This is one of the costly methods of the laboratory preparation of ammonia, जहां पर हम metal nitrides को यूज करते हैं. metal nitrides, तो aluminium nitride को हम यूज कर रहे हैं और वाटर के अंदर इसका रिएक्शन करवाया जाएगा. तो आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रही है. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही यहाँ पर आपके पास ये अमोनिया बन जाएगी. इसीलिए ये अमोनिया की प्रिपरेशन का ही मेथड है. ये रिएक्शन आपको अमोनिया चैप्टर से दिया गया है. बी पार्ट में इसका बी पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो कार्बन है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने लेना है. तो क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन आपको पता ही चल गया, नाइट्रिक एसिड चैप्टर से ली गई है. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा विद वाटर एंड विद NO2. हाँ, हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो 4 लगाना है, 2 लगाना है और यहाँ पर भी हमें 4 लगाना पड़ेगा. इन सी पार्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ और जो ये प्रॉपर्टी आपके ये वाला है रिएक्शन, इसमें ये कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? शो कर रही है नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन मेटेलिक है और नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज होगी यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाएगा वाटर का, और वाटर से आप देख रहे हो यहाँ पर H2O बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है. और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है. नेक्स्ट हमारे पास ये डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का हम पढ़ रहे हैं, तो C2H5 आ जाएगा इथेनॉल का फॉर्मूला. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने लेना है और 170 डिग्री का टेम्परेचर आपको ऑलरेडी दिया गया है. तो यहाँ पर आपके पास इथीन बननी है, तो या तो हम उसको C2H4 लिख सकते हैं या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? C के बीच में डबल बॉन्ड और H2 आप इस तरफ लिख देंगे, तो इट मीन्स ये हमारे पास डबल बॉन्ड, इट मीन्स ये इथीन बन गई और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा. तो ये रिएक्शन आप इस तरह से दे सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हमने इथेनॉल की करी और इथीन बन गया. फोर्थ पार्ट में आपके पास हेबर प्रोसेस से रिलेटेड चैप्टर है, अगेन अमोनिया चैप्टर से ही है. क्वेश्चन टॉपिक जो है वो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, हेबर प्रोसेस से रिलेशन में मांगा गया टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन. तो कितना टेम्परेचर होता है इसके अंदर?
450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम, और प्रेशर भी यहाँ पर अगर पूछा जाए तो 200 अबव 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बी पार्ट में पूछा गया कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, तो ये सबको पता ही है, फाइनली डिवाइडेड आयरन है। हेबर प्रोसेस बहुत बार पेपर में आती है, बट इस साल क्योंकि स्पेशल पेपर में भी आ गई है तो आपको फाइनल पेपर में आने के चांसेस नहीं है, ज्यादा नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग, कौन सी रिएक्शन हो रही है, N2 प्लस H2, आपको पता है NH3 बन रहा है, और यहाँ पर हमारा डबल एरो रहता है, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा और इस तरफ 2 आ जाएगा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। In question number 5, part 1, A is Ranjana wants to prove that ammonia is a reducing agent. ये उसने prove करना है. To demonstrate this, she passes ammonia gas over heated copper oxide. And what will she observe? तो basically ये observation based question है. बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री के पेपर में आपको हर साल मिलते हैं, और आपको इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व क्या करेगी, वो पहले तो हम इसको रिएक्शन से भी दे सकते हैं, बट पहले हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो क्या करेगा, अमोनिया रिड्यूसेस हीटेड, यहाँ पर हीटेड हमने सॉल्ट कौन सा यूज किया है, ब्लैक सॉलिड कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि जो हम कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं CuO, ये ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक सॉलिड जो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है वो क्या हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर में। तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का, तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ इतना ही लिखना है कि रेडिश ब्राउन कलर कॉपर इज फॉर्म्ड इन दिस केस अलोंग विथ वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। तो आप बस इनके कलर्स लिखेंगे, आपको ऑब्जर्वेशन में कलर्स पे ही मेन फोकस देना है। साथ में क्या बन रहा है वो अभी नेक्स्ट में अपने आप पूछ लेगा। नेक्स्ट पार्ट में राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आएंगे तो NH3 है आपके पास, और कॉपर ऑक्साइड को ही उसने रिड्यूस करवाया है, तो रिड्यूस करवाने के बाद उसकी ऑक्सीजन छिन गई है, यानी कॉपर बन गया है, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये बन रही है। अब इनको बैलेंस तो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस किसी भी इक्वेशन के बैलेंसिंग के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पेपर में। तो बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आप लिख लिख के करेंगे तभी आपको अच्छे से होगी। आप इसके नीचे लिख दीजिए, ये ब्लैक सॉलिड है, यहाँ पर ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर बन रहा है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या कि ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर में रिड्यूस हो गया। इसका सेकंड पार्ट है नेम द एलॉय विच इज मेड अप ऑफ। ये फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया था 5th क्वेश्चन का। एलॉय विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, टिन और जिंक, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, कॉपर, टिन और जिंक, इन सबसे मिलकर जो एलॉय बन रहा है उसका नाम क्या है, ब्रॉन्ज। अब ये भी आपको पता है इस चैप्टर में जो एलॉयज का टॉपिक है उसमें एक टेबल दिया गया, उसमें 5 ही एलॉयज है जो आपके सिलेबस में है। तो आपने सिर्फ वो हाईलाइटेड वाले फोकस करने हैं, हर बार उन्हीं में से आ जाते हैं, 5 हैं या 6 हैं। तो ये हमारे पास ब्रॉन्ज आ गया, उसी में से आया है लेड और टिन का आ जाएगा Pb और Sn। लेड और टिन से आपको पता ही है सोल्डर बनेगा या फिर फ्यूज मेटल बनता है, उनको फ्यूज मेटल भी लिख सकते हैं और सोल्डर भी लिख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में ब्रॉन्ज बन रहा है आपके पास। सीमा टेक्स ए ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट P इन ए टेस्ट ट्यूब। उसने P जो है वो ब्लू क्रिस्टलाइन सॉल्ट लिया है जिसका नाम P है। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस ए व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर। तो इसके बाद जब हमने इसको हीट किया तो हमारे पास व्हाइट कलर का एनहाइड्रस पाउडर आ रहा है। पहले तो हमने आइडेंटिफाई भी करना होगा। व्हेन P इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तब हमारे पास ये वो आएगा, जिंक इज एडेड टू 1 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये सेकंड पार्ट के लिए दिया गया है। इसमें जब हमने एक पार्ट में इसमें जिंक डाला तो क्या बनेगा, और फिर बेरियम क्लोराइड डाला तो क्या बनेगा। तो पहले तो ए पार्ट में यही आ रहा है कि नेम द कंपाउंड P। ये P है ही कौन है, तो P के लिए आपको ब्लू और व्हाइट कलर सुनते ही ध्यान में आ जाता होगा कि ये कॉपर सल्फेट का क्लिस्टर है। कॉपर सल्फेट जिसको हम ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट विद 5H2O, इसका नाम क्या होता है, ब्लू विट्रॉयल। तो ब्लू विट्रॉयल को जब हम हीट देते हैं, यानी कि उसको एनहाइड्रस करने की कोशिश करते हैं, वाटर को हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसका कलर चेंज होके व्हाइट बन जाता है, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और वो जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ब्लू से इसका कलर जो है वो व्हाइट हो गया। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि P कौन है, वो कॉपर सल्फेट है विद 5H2O। बी पार्ट में आ रहा है मेंशन वन ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ P। सॉल्यूशन ऑफ P में जब हमने जिंक को डाला तो सॉल्यूशन अभी है कौन है, P कौन है, कॉपर सल्फेट विद 5H2O। अब इसमें अगर हम जिंक डालेंगे तो हमने इसके अंदर अभी सेकंड पार्ट के लिए बोला है वन ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक इज एडेड, तो अभी सॉल्यूशन इसका कॉपर सल्फेट ही रहा और इसके अंदर हमने जिंक को डाल दिया। जब जिंक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग देखता रह जाएगा।
ये तो आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। बट हमें पूछा क्या गया है, ऑब्जर्वेशन बतानी है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे ब्लू कलर ग्रेजुअली फेड्स, या ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा स्लोली। एज क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर 2+ के जो आयंस थे डिस्प्लेस्ड बाय जिंक 2+ आयंस फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट कम होता जा रहा है, इसीलिए कॉपर का ब्लू कलर कम होता जा रहा है। इसी के सी पार्ट में पूछा गया है स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो इसी कॉपर सल्फेट में, यानी कि जो आपने पी जो बनाया था, पी हमारे पास था क्या, बेसिकली पी के लिए आपने लिखना है ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट में जब हमने बेरियम क्लोराइड डाला, तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब हम इसके अंदर डालेंगे तो आपको पता ही है एक तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में जब यहाँ से कॉपर और क्लोराइड हट गया तो ये बेरियम और सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट की प्रेसिपिटेट बन जाएगी। और बेरियम सल्फेट की जो प्रेसिपिटेट होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो आपने ऑब्जर्वेशन जरूर लिखनी है इनके अंदर, और कलर तो पूछा ही गया है। तो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही है जो कि बेरियम सल्फेट की है, यहां पर ये लिखेंगे, और दिख ही रही है आपको ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। In fourth part, give reasons. First is ethene undergoes addition reaction. Ethene means unsaturated है। जैसा कि हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर एडिशन रिएक्शन होती है। बट यहाँ रीजन इसी चीज के बारे में है कि इथीन में एडिशन रिएक्शन क्यों होती है। तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथीन आर मोर रिएक्टिव, ये आपने लिखना है रीजन में। दे आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जो भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, सो दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू यील्ड ए सैचुरेटेड प्रोडक्ट। तो इथीन या इथाइन जो भी है वो अपने आप को इथेन बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि एन फैमिली बनाने की कोशिश करेगा, इसीलिए एडिशन रिएक्शन हो रही है। इन बी पार्ट, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो कंबस्शन रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, आपको पता है पूरे चैप्टर में आपने बार बार देखा कि जब भी हम +O2 करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर साथ में बनती है, CO2 बनता है और वाटर वेपर बनती है। तो ये यहाँ पर हम क्यों कहेंगे, यहाँ पर फ्यूल वर्ड आया है तो एक बार हम फ्यूल की डेफिनेशन दे देंगे। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस ऑन बर्निंग यील्ड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज सेड टू बी एज ए फ्यूल। तो बर्न तो बहुत सारी चीजें होती है, पेपर भी बर्न हो रहा है, कैंडल भी बर्न हो रहा है, बट हम उनको फ्यूल तो नहीं कह सकते। बट यहाँ पर हमें लार्ज अमाउंट, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, इसलिए हम इनको फ्यूल कह सकते हैं। दे आर फ्लेमेबल ऑल्सो, सो दे आर गुड फ्यूल्स। C part, hydrogen chloride gas cannot be collected over water since HCl is highly soluble in water। इसी के लिए तो हम फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसीलिए 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कितनी होती है, 452 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस रूम टेम्परेचर पे ही डिसॉल्व हो जाती है। तो इतनी ज्यादा सॉल्युबल में हम कलेक्शन कैसे करेंगे, तो इसीलिए नहीं कलेक्ट कर सकते वाटर के साथ, तो हम एयर के साथ इसको कलेक्ट करते हैं। With this, I conclude my today's video. Next question I will cover in my next video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.